प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार, सुप्रभात। आज हमारा टॉपिक रहेगा भारतीय आर्य भाषाओं का इतिहास और वर्गीकरण। इससे पहले हमने पिछले वीडियो में भाषा की परिभाषा, उसकी विशेषताओं की बात की और उसके विविध प्रकारों की बात की। आज हमारा दूसरा क्वेश्चन है भारतीय आर्य भाषाओं का इतिहास और वर्गीकरण। अब भारतीय आर्य भाषाएं कौन सी थी उसकी थोड़ी चर्चा करते हैं कि भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार भारत ईरानी शाखा के कुछ आर्य, भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार भारत ईरानी शाखा के कुछ आर्य बाहर से भारत आए थे और अपने साथ वो जिस भाषा को लेकर आए उस भाषा को आर्य भाषा कहा जाता है। यानी प्राचीन समय में भारत ईरानी शाखा के कुछ लोग, आर्य भाषा के वो आर्य लोग भारत में आए और अपने साथ वो एक भाषा को लेकर आए थे। उसी भाषा को हम आर्य भाषा कहते हैं। और मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो आर्य भाषा जो है वो ईसा से 2500 वर्ष पूर्व भारत आए थे। आर्य भाषा कौन सी थी? भारत भाषा वैज्ञानिकों के अनुसार भारत ईरानी शाखा के कुछ आर्य बाहर से भारत आए थे। वो अपने साथ जिस भाषा को लेकर आए वो भाषा आर्य भाषा कहलाती है। और भारत में जो है आर्य लगभग 2500 ईसा पूर्व आए थे। यानी भारत में जो आर्य हैं वो लगभग 2500 ईसा पूर्व भारत में आए थे। और आर्य भाषाओं का इतिहास को अगर हम देखें तो उस इतिहास को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। जब भारत में आर्य आए तो आर्यों की जो भाषा थी वही आर्य भाषा थी और 2500 ईसा पूर्व भारत में वो आए थे लगभग। और उस इतिहास को हम 3 भागों में बांट सकते हैं: प्राचीन आर्य भाषा, मध्यकालीन आर्य भाषा और आधुनिक आर्य भाषा। तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का जो काल था, इनका काल स्थूल रूप से 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक रहा। यानी प्राचीन आर्य भाषा का जो काल है वो स्थूल रूप से 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक रहा। इसके अंतर्गत भारतीय आर्य भाषाओं के जो प्राचीनतम रूप मिलते हैं वो रूप 2 रूपों में इसका वर्णन किया जाता है। नंबर 1 पे थी वैदिक संस्कृत और नंबर 2 पे थी लौकिक संस्कृत। अब वैदिक संस्कृत कौन सी थी और लौकिक संस्कृत कौन सी थी? वैदिक संस्कृत में हम इसका दूसरा नाम हमें मिलता है वो है वैदिकी। इसको छांदस भी बोलते हैं। वैदिक, वैदिकी और छांदस या प्राचीन संस्कृत या प्राचीन संस्कृत, इसके अन्य नाम हमें मिलते हैं। यानी वैदिक संस्कृत, वैदिक काल के दौरान जो भाषाएं थी उनको वैदिक, वैदिकी, छांदस और प्राचीनतम संस्कृत बोला जाता है। और इसी के दौरान चारों वेद, उपनिषद, आरण्यक ग्रंथ, ब्राह्मण ग्रंथ आदि का वर्णन लौकिक वैदिक संस्कृत में किया जाता है। यानी चारों वेद जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, इन चारों का वर्णन इसी के दौरान इसी भाषा में किया गया था। वैदिकी संस्कृत भाषा की हम बात कर रहे हैं उसमें किया गया था। यानी वैदिक संस्कृति के अन्य नाम वैदिकी, वैदिक, छांदस और प्राचीन संस्कृत मिलते हैं। और चारों वेदों का इस भाषा में वर्णन किया गया। और उपनिषद, आरण्यक, इन सब की भाषा क्या थी? इन सब की भाषा थी वैदिक संस्कृत। और भाषा शास्त्रियों ने वैदिक संस्कृत को 3 भागों में विभाजित किया था: उत्तर वैदिक, मध्य वैदिक और पूर्व वैदिक। क्योंकि जो आर्य थे वो उत्तरी दिशा से भारत की ओर आए थे। सबसे पहले वो पंजाब प्रांत की ओर आए थे। तो
जो एक रूप मिलता है वैदिक संस्कृत का, वो पहला जो रूप है वो है उत्तर वैदिक, और यह सबसे प्राचीनतम रूप है उत्तर वैदिक का। और जब आर्य पंजाब की सीमा के पास बिल्कुल आ गए थे तो उसको हम उत्तर वैदिक काल की संज्ञा देते हैं। इसके बाद धीरे धीरे जो है आर्य आगे बढ़ते गए और उनकी भाषा में निखार बढ़ता गया और उसकी भाषा का विकास होता रहा। जब वो मध्य देश के अंदर आ गए, मध्य भारत के अंदर आ गए, तो वहीं पर इसका एक रूप मिलता है मध्य देश, उसका दूसरा रूप हो गया मध्य देश। इसके बाद जो आर्य हैं धीरे धीरे पूर्व दिशा की ओर बढ़ते गए, पूर्व दिशा की ओर बढ़ते गए, उसकी भाषा में और ज्यादा विकास हुआ और उसकी भाषा उस समय जो थी पूर्व वैदिक भाषा कहलाई। दूसरे रूप की बात करते हैं और दूसरा रूप है लौकिक संस्कृत। और लौकिक संस्कृत के अन्य नाम हमें मिलते हैं, जैसे संस्कृत, क्लासिकल संस्कृत। जो आज हमें जो रूप देखने को मिलता है उसकी बात हो रही है, यानी लौकिक संस्कृत का अन्य नाम संस्कृत, क्लासिकल संस्कृत रखा कहा गया, क्योंकि जो संस्कृत के विद्वान थे पाणिनि ने इस भाषा को व्याकरण के नियमों में बांध दिया। यानी पाणिनि ने इस भाषा के लिए व्याकरण के कुछ नियम बना दिए, कुछ रूल नियम बनाए और उस नियमों को उसमें बांध दिया। और जो रचनाएं हुई, साहित्यिक रचनाएं हुई संस्कृत के दौरान, जैसे कालिदास है उनकी रचनाएं हैं, पाणिनि की है, और बहुत सारे विद्वान हैं संस्कृत के, उनकी रचनाएं हैं। उनका जो साहित्यिक रूप था वो संस्कृत भाषा में हो गया। इसके बाद इसका एक उदाहरण लेते हैं कि लौकिक संस्कृत का जो उद्भव और विकास किस रचना से माना जाता है, तो वो रचना रही महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित जो रचना थी रामायण, उससे माना जाता है। कहा कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जो था वो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक रहा था। इसके अंतर्गत दो भाषाएं, दो रूप देखने को मिले, वैदिक संस्कृत जिसमें चारों वेदों का निर्माण हुआ, रचनाएं हुई। इसके बाद दूसरा जैसे लौकिक संस्कृत, उसमें महर्षि वाल्मीकि द्वारा रामायण की रचना कर डाली उन्होंने और उसकी भाषा संस्कृत रही। तो दो रूप देखने को मिलते हैं। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा जो है इसका जो काल है वो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक रहा। यानी उसका जो काल था वो 1500 ईसा पूर्व से उससे पहले का रहा। ये जो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है इसका जो काल है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक रहा। इनका विकास उद्भव जनपदीय लोक भाषाओं से हुआ, जिससे प्राकृतिक भाषा कहा गया, जिसे प्राकृत भाषा कहा गया। यानी मध्यकालीन आर्य भाषा का जो विकास है वो काल जो है वो 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक रहा। इसके बाद इनका विकास उद्भव जनपदीय लोक भाषाओं से हुआ, यानी जनपदीय लोगों की भाषा, लोक भाषा में रचित साहित्य उस रचनाओं से हुआ, जिसे प्राकृतिक रूप कहा गया, जिसे प्राकृत भाषा कहा गया। इसके बाद प्राकृत को हम पुनः 3 भागों में बांटते हैं, प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत और तृतीय प्राकृत। इसके बाद प्रथम की बात करते हैं। प्रथम प्राकृत में क्या है? प्रथम प्राकृत जो है वो ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक माना गया, यानी ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक माना गया, जिस दौरान पाली और शिलालेखी भाषा जो है वो प्रथम रही, सर्वप्रथम रही। यानी प्रथम प्राकृत के अंदर हम बात करें 2 भाषाओं का विकास हुआ, एक तो थी पाली और एक थी शिलालेखी, यानी शिलाओं पर लिखे गए जो लेख थे वो प्रथम प्राकृत में आती है। इसका सन था ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक। दूसरे की बात करते हैं द्वितीय प्राकृत, यानी प्राकृत 3 भागों में बंटा था। द्वितीय प्राकृत में क्या है कि ईस्वी से 500 ईस्वी तक द्वितीय प्राकृत तक रहा। इसकी जो भाषा रही वो प्राकृतिक भाषा रही, प्राकृत भाषा रही, जिसके अंदर सोरसेनी, पेशाची, मागधी, अर्धमागधी और ब्राह्मण,
ये निम्न प्रकार की भाषाएं रही। इसके बाद इसका तीसरा जो काल था वो था, इसका सन है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी। ध्यान रखने योग्य बात है कि यहाँ ईसा पूर्व नहीं है, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी, और ये था तृतीय प्राकृतिक भाषा। इसके दौरान जो आधुनिक भाषा का जो रूप है वो लिया गया, यानी इसमें आधुनिक भाषा के ग्रंथ लिखे गए, जैन ग्रंथ जिनमें प्रमुख रहे, यानी जैनों की जो भाषा थी वो तृतीय प्राकृत में आई, जिसका काल रहा 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। और आधुनिक भाषा और प्राकृत भाषा को जोड़ने वाली कड़ी जो है वो तीसरे काल को कहा गया, यानी तृतीय जो प्राकृतिक जो समय रहा वो प्राकृतिक और आधुनिक काल की जो कड़ी है, बीच की कड़ी को जोड़ने वाला इसको बताया गया, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल। इसकी जो समय सीमा है वो है 1000 ईस्वी से अब तक, यानी 1000 ईस्वी से वो अब तक मानी गई। और इसके दौरान जो भाषाएं हमें प्रमुख रूप से मिली वो अपभ्रंश के विविध रूप मिले। अपभ्रंश के जो विविध रूप मिले जिसमें प्रमुख बात करें जैसे सिंधी, लहंदा, पंजाबी, गुजराती, राजस्थानी, मराठी, यानी जो आधुनिक जो भारतीय आर्य भाषाएं हैं उसका काल रहा था जो 1000 ईस्वी से अब तक इसका जो प्रमुख रूप से काल रहा। इसमें अपभ्रंश जो भाषाएं प्राचीन भाषाएं थी उसका विकास हुआ, धीरे धीरे उस भाषाओं का अपभ्रंश रूप जो देखने को मिला वो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में मिला, जिसमें प्रमुख रूप से उसके विविध रूप थे, जिसमें है सिंधी है, लहंदा है, पंजाबी है, गुजराती है, राजस्थानी है, मराठी है। इसके बाद जैसे भोजपुरी है, असमी है, बंगाली है, पहाड़ी है इत्यादि। पूर्व वाली जो भाषाएं हैं वो रह गई, यानी सिंधी, लहंदा, पंजाबी, गुजराती, राजस्थानी, मराठी, भोजपुरी, असमी, बंगाली और पहाड़ी, ये जो भाषाएं रही ये भारतीय आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का काल के दौरान आई, जिसका सन था 1000 ईस्वी से अब तक।